Hello, good morning, friends. Now we discuss about JEE. ओके, JEE मेंस की हम आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर का जो कोई कंसेप्ट है वो आपने, मैं मानता हूँ कि अच्छे से पढ़ लिया है। ओके, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नोट से स्टार्ट करते हैं। एपी की फर्स्ट ऑफ ऑल एक नोट यहाँ पे लिखता हूँ मैं। क्या लिखता हूँ आप अच्छे से देखना। अगर आपके पास ये बोलता है कि A1 to AN टर्म्स AP में है, इसका मतलब A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन AN तक, इसका मतलब यहाँ पे आगे आएगा AN-1, इसके आगे क्या आएगा तो आपको पता है AN-2, ऐसा कुछ टर्म आपको दिया होगा। तो यहाँ पे ये AP में है, मान लीजिए कि आपके पास। तो सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं आप देखना, ये आपके लिए नोट है। प्रॉपर्टीज़ में भी आप उसको ऐड कर सकते हैं एपी की। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसा कुछ कि फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म उसका मैं यहाँ पे सम लेता हूँ। तो वो दोनों का सम एग्जैक्टली सेकेंड वाली टर्म और सेकेंड लास्ट वाली टर्म का सम इतना ही आएगा। इस तरह जो भी मैं कंसेक्यूटिव टर्म लेता हूँ सीक्वेंस के फर्स्ट से और लास्ट से, जो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेता हूँ, मान लीजिए कि आपने थर्ड टर्म ली है सीक्वेंस की फर्स्ट से और लास्ट में भी थर्ड टर्म, तो दोनों का सम कीजिए तो वो एग्जैक्टली सेम आएगा। इस तरह A1 प्लस AN इज इक्वल टू A2 प्लस AN-1 इज इक्वल टू A3 प्लस AN-2, ऐसे आगे चलता रहेगा। हम इसको प्रूव कर देते हैं दोनों टर्म्स में। तो पहले इसमें क्या लिख सकते हैं हम, तो इसको ए तो एज इट इज रहता है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनता है n/2 इंटू, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला आपको ऐसा बनाना है an का a प्लस n-1 इंटू डी। an का फॉर्मूला क्या है आपके पास a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास बना 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका आंसर भी सेम ही आना चाहिए इसके जैसा, तो ही आप मान के चलेंगे। एक ये जो हमारे पास कंसेक्यूटिव टर्म्स है पहले से और लास्ट से, इस तरह एवरी टाइम्स हम जो टर्म्स लेते हैं उसका सम इक्वली आएगा। ऐसा आप तब मानेगा ना जहाँ पे ये आंसर यहाँ क्रिएट होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं A2 को किस तरह लिखते हैं हम A प्लस डी, और इसको किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे AN को आप N-1 से जनरेट करते थे, तो N की जगह N-1 लिख दूँ। तो यहाँ पे जस्ट क्या चेंज आएगा, N-1 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे N-2 बनेगा। तो A प्लस N-2 इंटू डी, ऐसा कुछ बनेगा। तो A और A बन के क्या आ गया 2A, ये D आपके पास है। यहाँ से मैं ऐसा यहाँ पे इसको एक्सपांड कर दूँ तो ND-2D बनेगा। ये प्लस D 2D में से माइनस होके माइनस D बन जाएगा। तो 2A प्लस ND में यहाँ पे आगे ले लेता हूँ D, इसमें से माइनस करके माइनस ऑफ D लेता हूँ यहाँ पे। तो फिर से यहाँ से क्या बनेगा N-1 इंटू डी। इसका मतलब ये दोनों का आंसर किस तरह आ गया, सेम आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको कि फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म का सम, सेकेंड वाली टर्म और सेकेंड लास्ट वाली टर्म का सम। इसी तरह आगे बढ़ते चले हम तो वो जो दोनों टर्म का सम हमने लिखा है वो एग्जैक्टली आगे जो लिखा है उसके बराबर ही होगा, यहाँ पे उसके इक्वल ही होगा। ओके, चलो ऐसा मान लेते हैं। ओके, तो ये एक आपके पास नोट है, ये आप राइट डाउन कर लेना बाद में स्क्रीनशॉट लेके। नाउ हम जीपी में बात करते हैं। तो जीपी में क्या होता है, तो जीपी में भी क्या ऐसा कुछ देखने को हमको मिलता है कि नहीं, हम देखते हैं। तो जीपी में आप देखिए आपके पास टर्म किस तरह होगी, A1, A2, A3 अप टू लास्ट 3 टर्म्स में लिखता हूँ। यहाँ पे आपके पास AC टर्म मान लीजिए जीपी में है, AC टर्म मान लीजिए कि जीपी में है। तो यहाँ पे आप सम करते थे, वहाँ रेशियो है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं टर्म्स को। इसका मतलब यहाँ पे A1 इंटू AN इज इक्वल टू A2 इंटू AN-1 इज इक्वल टू A3 इंटू AN-2, ऐसा कुछ आगे जाके बनना चाहिए। ये सब क्या आता है, इक्वल टू
जो हम लिखते हैं बीच में, इसका मतलब है ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई, ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई, आगे चल के ऐसे ही टर्म्स के मल्टीप्लाई इक्वल होते जाएंगे। ओके, ये कंसेप्ट का यूज़ हम कहाँ करेंगे वो आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि जब भी एग्जाम्पल इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से अच्छे से पता लग जाएगा कि हम क्या कहना चाहते थे। तो यहाँ से आप इसको प्रूव कीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखना, a1 को तो हम a ही लिखते हैं, an को किस तरह लिखते हैं, ar⁻n-1। तो इसका मतलब यहाँ पे जनरेट क्या हुआ, आपके पास ऐसा कुछ जनरेट हुआ। ओके, तो ऐसा ही आंसर मुझे सेकेंड वाले में भी चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे आंसर ऐसा चाहिए। तो इसको हम लिखते थे a2 को a × r, और यहाँ पे आप देख सकते हैं n की जगह मैंने n-1 ली है, तो n-1, n की जगह क्या ली है, n-1। यहाँ पे आपके पास जो भी n है उसका एक कम पावर करके आप लिखते थे, तो एक कम कर दिया मैंने पावर, तो वहाँ पे n-2 बन गए यहाँ। तो यहाँ पे a × a² बनेगा, r की 1 पावर इसकी एक पावर से कट होके यहाँ फिर r⁻n-1 बन जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट थर्ड वाले में भी आप प्रूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड वाले में प्रूव होता है। देखना आप ar को हम लिखते हैं किसे, ar² से, और ar⁻n-2 इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, तो ये तो एज इट इज r⁻ पावर कितनी आती है, n-2 -1। जो भी आपके पास n की वैल्यू है उससे एक कम पावर आपके पास रहती है। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, a × a² बनेगा, और -2, ये -2 से कैंसिल होके r⁻ पावर फिर से n-1 जनरेट होके बनेगा यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे तीनों में सेम आंसर है। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, तो जीपी में फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म का मल्टीपल, सेकेंड वाली टर्म और सेकेंड लास्ट वाली टर्म का मल्टीपल, ऐसे ही कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो मल्टीपल हम लेते हैं वो ऑलवेज, जो हमने मल्टीपल्स लिए हैं वो मल्टीपल्स ऑलवेज इक्वल आते हैं। ऑलवेज कैसे आते हैं, इक्वल आते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना आप अच्छे से। इस नोट जो हमने लिखी है दोनों एपी और जीपी के लिए, वो हम आगे जाके बहुत यूज़फुल होने वाली, हमको बहुत उसका यूज़ होगा। ओके, और एक बात और फ्रेंड्स यहाँ पे, कि यहाँ पे ये जो लेक्चर बन रहा है वो लेक्चर में कई बार ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स गुजराती लैंग्वेज में यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा यहाँ पे इसलिए बनता है बच्चों कि इसके आगे, इट मीन्स कि जस्ट आपका लेक्चर स्टार्ट होता है, इसके आगे हमने यहाँ पे 2 सेशन आगे ले लिए हैं। उस 2 सेशन किस स्टैंडर्ड के होते हैं, तो एक है 11th का गुजराती मीडियम का सेशन होता है और एक 10th स्टैंडर्ड का सेशन होता है 10th गुजराती मीडियम का। इट मीन्स जो भी माइंडसेट हुआ है हमारा, वो माइंडसेट फर्स्ट ऑफ ऑल गुजराती लैंग्वेज का लेक्चर लेके गुजराती में ही यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स ले लेता हूँ लेक्चर में, तो आप डोंट माइंड, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जब तक यहाँ पे लेक्चर चलेगा मैं अच्छे से ख्याल रखूँगा कि आपको यहाँ से गुजराती वर्ड्स सुनने ना पड़े मेरे मुख से। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे गुजराती वर्ड्स यूज़ कर लूँ तो आप इसका कोई गलत मतलब नहीं निकालना, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसा मानते हो यहाँ पे सर गुजराती लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हमको समझ नहीं आता। ओके, ऐसा नहीं बनेगा। यहाँ से कई बार मिस्टेक हो जाती है, बनता है, पर नेक्स्ट हम ध्यान रखेंगे कि गुजराती लैंग्वेज का कोई वर्ड्स यहाँ पे यूज़ ना हो। ओके, तो ये आपके पास 2 नोट्स है। आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ। आपको जो एक पेज यहाँ से मैं फ़ोटो लेके आपको ग्रुप में सेंड करता हूँ, उसमें आपके पास जो भी एग्जांपल्स की मैंने दी हुई है वो आपको सोल्व करनी है। वही एग्जांपल्स हम आगे जाके ही सोल्व करेंगे। ओके, आगे वही एग्जांपल्स हम सोल्व करेंगे। तो उसमें मैंने MCQs, आपको JEE मेंस के MCQs लिख के दिए हुए, कैसे कैसे MCQs आ सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे कि जो हमने लिखे हैं उसमें से ही आते हैं। आपको ऐसे MCQs करने हैं क्योंकि आपको आगे जाके उस तरह के MCQ पूछे जाए तो उसमें दिक्कत ना हो। और यहाँ पे इस चैप्टर में से JEE मेंस में
जेईई मेंस में 2 एमसीक्यू पूछे जाते हैं यहाँ से, इसका मतलब यहाँ से आपको 8 मार्क्स निकालने हैं। जेईई मेंस के 8 मार्क्स निकालने हैं यहाँ से। तो आप ऐसी प्रिपरेशन इस चैप्टर की कीजिए कि आपका एक भी एमसीक्यू छूटे नहीं, दोनों के दोनों एमसीक्यू यहाँ से आप कर सके, ऐसी प्रिपरेशन कीजिए। और ये यहाँ पे जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है सीक्वेंस सीरीज, ये चैप्टर ऐसा है कि कोई और चैप्टर के साथ कॉम्बिनेशन करके भी इसका एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में से पर्सनली एमसीक्यू यहाँ से पूछा जा सके। कई चैप्टर में कंबाइन एमसीक्यूज होते हैं। इसका मतलब आप इसके बाद में बाइनोमियल थियरम पढ़ेंगे, इस स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, तो उसमें भी एपीजीपी का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, आगे जाके हम दिखाएंगे आपको कैसा एमसीक्यूज इसमें एपीजीपी के बनते हैं आगे के चैप्टर में। बट यहाँ पे आप ऐसा मत मानिए कि इसी एमसीक्यूज आपकी जेईई मेंस में पूछे जाएंगे। ओके, आपके जेईई मेंस में कोई भी तरह के एमसीक्यू यहाँ से निकल के आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट एमसीक्यू आज का। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपके पास दिया हुआ है, मैं यहाँ से जो आपके पास एग्जाम्पल्स है यहाँ से मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। अ सर्कल इज कम्प्लीटली डिवाइड इनटू n सेक्टर्स। क्या बोलता है, सर्कल है, यहाँ पे मैं जो इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है, गिवन है, वो यहाँ पे लिखता हूँ इन्फॉर्मेशन सब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है, हमारा सर्कल जो है वो n सेक्टर्स में डिवाइड होता है। ओके, n सेक्टर्स में डिवाइड होता है। और क्या दिया हुआ है, सच अ वे दैट द एंगल्स ऑफ अ सेक्टर आर इन एपी। जो एंगल्स है, एंगल्स मान लीजिए n सेक्टर में डिवाइड होता है, इसलिए A1 A2 अप टू AN में डिवाइड होता है। तो ये एपी में है, ये आपको दिया गया है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट ये तो आपने लिख लिया। अब क्या बात करता है, इफ द स्मॉलेस्ट एट दिस एंगल इज 8 एंड लार्जेस्ट इज 72। इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट है, A1 कितना है, 8 है, और लार्जेस्ट एंगल आपके पास 72 है। लार्जेस्ट का मतलब क्या है, तो आप एपी किस तरह लिखते हैं ये आपको पता है। एपी या तो इंक्रीज फॉर्म में होगी या तो डिक्रीज फॉर्म में होगी। बट यहाँ एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो एंगल है वो माइनस में जनरेट नहीं होते, आपको पता है। तो यानी कि एंगल जो है वो इंक्रीज फॉर्मेट में यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ के हम जो लार्जेस्ट एंगल आएगा वो हमारा क्या होगा, तो हमारा लास्ट टर्म होगा। यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, लास्ट टर्म होगा AN। तो वो है आपके पास 72 गिवन है। तो आपको क्या पूछा गया, देन द एंगल इन द फिफ्थ सेक्टर। एंगल इन द फिफ्थ सेक्टर इसका मतलब A5। यहाँ पे A5 पूछा गया है आपको, तो A5 आपको निकालना है। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आपके पास AN की जो फॉर्मूला है A + n-1 इंटू D। ओके, ये आपके पास AN की फॉर्मूला है, यहाँ से आप A5 निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे आपके पास क्या नहीं दिया हुआ है, डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। ओके, तो आपको डिफरेंस पहले निकालना है। तो यहाँ से आप A5 तो निकाल सकते हैं डायरेक्टली, बट यहाँ पे आपके पास डिफरेंस नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूँ, आपको यह पता है कि जो आपके पास सर्कल के टोटली बाइसेक्टर किए हुए एंगल्स है, उसका सम आपको पता है कितना होता है, टोटल 360 होता है। इसका मतलब यहाँ पे आपको SN दिया हुआ है। जनरली आपको एग्जाम्पल्स में इंफॉर्मेटिव जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसमें डायरेक्टली आपको दिया गई नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि 360 इसका सम होता है। इसका मतलब कि आपके पास SN की ये फॉर्मूला है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। ये आपके पास फॉर्मूला 10th में आप पढ़ चुके हैं। तो आपको पता है कितने एंगल हैं, तो वो आपको पता नहीं है। यहाँ पे कितने एंगल है वो आपको पता नहीं है। बट यहाँ से हम n निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल n निकाल सकते, n निकाल लेते हैं। यहाँ से SN आपको दिया हुआ है 360, यहाँ पे n/2, यहाँ पे a कितना है 8 है, और
ये कितना है 72 है, तो ये बन गया 80। ओके, ये हो गया 360 इज इक्वल टू n/2 इंटू 80। तो आपको यहाँ से पता चल गया क्या, तो यहाँ से कैंसल आउट करके मैं क्या बना सकता हूँ 40, और इसके डिवाइड में 40 आएगा, तो n का मतलब है 9। तो n का मतलब 9 है, इसका मतलब हमारे पास A9 दिया हुआ है 72। A9 का मतलब क्या है, तो कि A प्लस 8D, इसका मतलब ये A प्लस 8D 72 है। A का मतलब हमारे पास कितना है, A तो 8 है, 8 प्लस 8D इज इक्वल टू 72। तो 8D इज इक्वल टू क्या बनेगा 72 माइनस 8। तो यहाँ से D की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 64 डिवाइड बाई 8। तो D आपके पास क्या आएगा, यहाँ से 8 निकल के आएगा। और यहाँ पे D आपको मिल गया, तो आप A5 अच्छे से लिख सकते हैं। A5 क्या आएगा, A प्लस 4D। A आपके पास है 8 इंटू 4 इंटू 8। ओके, तो यहाँ से क्या बनेगा 8 4 ज़ा 32, 32 में आप 8 कीजिए तो A5 आपको मिलेगा 40। उसका मतलब आपके पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें आंसर क्या है, A है। हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर A। ओके, ये आपका 5th सेक्टर, जो 5th वाला जो बाइसेक्ट मीन्स का आपको जो एंगल बाइसेक्ट किए हैं, सब बाइसेक्ट तो नहीं किए यहाँ पे, हालांकि सेक्टर आपने लिए है। ओके, बाइसेक्ट का मतलब तो क्या होता है, इसका दो ही पार्ट सेम है, उसको हम बाइसेक्ट बोलते हैं। दोनों ही पार्ट सेम हो, तो यहाँ पे ओनली फॉर सेक्टराइज किया हुआ है। तो यहाँ पे सेक्टर जो लिया है 5th सेक्टर, वो 40 एंगल का होगा यहाँ पे। ओके, तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपको जो दिया हुआ है उसमें ये आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आपको इन्फॉर्मेशन दी है वही लिखी है। आपको ये सब मैंने एक आपको टिक ग्रुप में भेजा है फोटोज़, उसमें से आप जो भी लिखना चाहते हो MCQs तो वो लिख सकते हैं, बाद में इसका सॉल्यूशन लिखना, ऐसा ही आप करना। अब ऐसा कीजिए, एक बुक यहाँ पे बना लीजिए JEE मेंस की, या तो चैप्टर के बाद में जो भी चैप्टर यहाँ पे हम लेते हैं उसमें थियोरेटिकल पोर्शन NCERT पोर्शन पहले रखते हैं, बाद में JEE सेक्शन लेते हैं। तो JEE सेक्शन में आप ऐसे करिए कि ये जो एग्जांपल्स हमारे पास है वो लास्ट में चैप्टर की लिखिए, और एग्जांपल्स की कम्प्लीटली बुक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये सब एग्जांपल्स कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होने वाले हैं आगे जाके। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड वाला एग्जाम्पल है। सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है हमको, तो आप पढ़िए सेकेंड वाला। इफ़ A² B² C² आर इन AP, तो आपको क्या बताना है, A/B प्लस C, B/A प्लस C और C/A प्लस B, वो आपके पास किस सीक्वेंस में आएंगे, ऐसा आपको पूछ रहा है। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, AP में है, GP में है, HP में है, या तो नन, इसका मतलब कोई भी नहीं है। तो आपको मैं यहाँ पे HP आपके लिए नया है, तो HP आपका पोर्शन है GP का, सॉरी JEE का पोर्शन है, तो पहले HP बढ़ा देता हूँ यहाँ पे आपको नोट करके। HP क्या होता है, HP का मतलब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, तो HP का मतलब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, पहले ये आप अच्छे से समझ लो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपका क्या होता है। मान लीजिए कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो सीक्वेंस है हम H से मान लेते हैं, H1 H2 H3 अप टू सो ऑन, बट मैं यहाँ डायरेक्टली आपको बताना चाहता हूँ कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। जो भी कंसेप्ट है वो किसके यूज़ करेंगे हार्मोनिक में, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP जो कहते हैं हम, वो एक तरह की AP ही होती है, बट जो हम HP में हर एक टर्म्स लिखते हैं उसका रेसिप्रोकल AP में बनता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN, ये HP में है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो मुझे हार्मोनिक प्रोग्रेशन को सोल्व कैसे करना है, तो पहले तो उसको मैंने रेसिप्रोकल यहाँ पे लेता हूँ। हर एक टर्म्स का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, तो मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल लेता हूँ। रेसिप्रोकल लेके मेरे पास ऐसी टर्म बनेगी, हर एक टर्म का मैं रेसिप्रोकल यहाँ पे लूँ तो मेरे पास ऐसा कुछ जनरेट होगा। वो हमारा कैसा होगा, AP में होगा, AP में होगा। यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो
यहाँ पे आप जो भी कंसेप्ट है वो इसी तरह यूज़ करेंगे। अब एपी में जो कंसेप्ट यूज़ करते थे, क्या करते थे, तो कि डी का मतलब आपका है 1/A2 माइनस 1/A1 इज इक्वल टू 1/A3 माइनस 1/A2। इसी तरह आपका जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो आपका डी होता है। ओके, तो यहाँ से डी का फॉर्मेट भी ऐसा है आपके पास, जो एपी में यूज़ करते थे वही फॉर्मेट आपको एचपी में यूज़ करना है। बट याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको क्या रिमेंबर करके रखना है, यहाँ पे ऐसा ही रिमेंबर करके रखना है आपको, जो एचपी आपको गिवन है उसका रेसिप्रोकल ऑलवेज एपी में होता है। और एपी यहाँ पे आपको जो भी टर्म्स यहाँ पे पूछी गई हो एचपी में, उसको आप ऐसे ही सोल्व करिए। लास्ट में क्या होंगे, फिर से हम रेसिप्रोकल लेंगे, तो जो एपी का आंसर है वो रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा, एचपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम एक दूसरा टर्म्स एचएम, उसका मतलब है हार्मोनिक मीन, ये भी यहाँ से निकाल लेते हैं। हार्मोनिक मीन का मतलब क्या होता है, तो आपको पता था अच्छे से यहाँ पे बच्चों कि हम एम पढ़ चुके थे। एम का मतलब क्या होता था, एम का मतलब होता था एरिथमेटिक मीन। तो एरिथमेटिक मीन में हम क्या बोलते थे, तो कि एरिथमेटिक मीन में हम बोलते थे कोई भी दो टर्म्स हम लेते थे तो उसका सम करके उसके डिवाइड में 2 लिख देते थे, तो एरिथमेटिक मीन मिल जाता था। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इफ ABC इन HP, ओके, तो उसका मतलब क्या है, 1/A 1/B और 1/C किस में है, AP में है। तो AP में है तो आप क्या बोल सकते हैं इससे, कि अगर ये तीनों AP में है तो जो बीच वाला टर्म है उसके साथ में 2 मल्टीप्लाई करूँ तो वो दोनों का सम होता है। ऐसा आप AP में AM के लिए बात करते थे, AM के लिए ऐसा आप बताते थे। ओके, क्या बताते AM के लिए आप, तो AM के लिए आप ऐसा लिखते थे। आपको अच्छे से याद होगा कि आप क्यों लिखते थे, कि आपको AM में एक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। AM, तो AM आपको क्या लिखते थे, ABC अगर AP में है तो आप ऐसा लिखते थे 2B इज इक्वल टू A+C। ये आपका क्या है, AM है, इसका मतलब डायरेक्टली ये 2 है, मैंने डिनोमिनेटर से यहाँ पे लिख दिया। तो 2 इंटू B, B वाला टर्म्स क्या है, यहाँ पे 2B है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ है HP की है। ओके, ये हमने HP के लिए लिखा है, ये सब वाला क्या है HP के लिए। तो यहाँ से क्या बन के आएगा, तो यहाँ से बन के आएगा 2AC इज इक्वल टू, यहाँ से C प्लस, एक बार फिर से मैं यहाँ से सॉल्यूशन लिख देता हूँ अच्छे से पहले, तो ऐसा कुछ निकल के आएगा आपके पास। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, तो इसका HM मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, HM चाहिए यहाँ पे। तो HM में भी प्रॉपर्टीज तो AP की ही लगेगी यहाँ पे। अब याद रखना AP है वही आपका सब कुछ है यहाँ पे, ऐसा मान के आप चलेंगे। तो ये टर्म्स के लिए AP तो आपने निकाल ली, यहाँ पे AP क्या आएगी, ये दोनों का सम करके ये जो आंसर बीच वाली टर्म है उसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तो हमने यहाँ से लिखा है। तो यहाँ से HM में निकालना चाहता हूँ, तो HM क्या आपको दिखाई दे पा रहा है, यहाँ से HM क्या किस तरह बनेगा, देखिए जी किस तरह HM बनेगा, आपको दिख पा रहे हैं हम यहाँ से। आपका HM बनना चाहिए ABC में, क्योंकि ABC आपकी HP है। देखिए, तो आप यहाँ से ऐसा कुछ कीजिए कि ये 2/B ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पे LCM लेते हैं तो हमारे पास ऐसा कुछ बनेगा। अब अच्छे से देखना मैं क्या बोलता हूँ, इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं Q, तो ये तो हमारे पास AP का टर्म है ना, जो है वो किस में से बना है, AP में। इसका मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, फिर से HP में आ जाएगा। तो HP में हम किसी तरह लिख सकते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ मैं यहाँ पे 2B इज इक्वल टू AC अपॉन A+B, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम, क्या ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम, ओके लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब आप क्या बोलते थे, अगर ऐसा कुछ है आपके पास, बीच वाली टर्म है वो 2 के साथ मल्टीपल है और दोनों का सम है, तो यहाँ पे आप बोलते थे B इज अ AM ऑफ ANC, B इज अ AM ऑफ ANC। ओके, तो यहाँ से आप क्या बोल पाएंगे, यहाँ से आप 2 टर्म्स के लिए AM निकालना चाहो अगर, तो यहाँ से आप क्या बोल पाओगे,
यहाँ से आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं। आपको मैं अच्छे से याद करा दूँ आप AM किस तरह लिखते थे। अच्छा ओके, तो देखना ये फॉर्मूलाज है AP में, तो मैं इससे पहले तो यहाँ से हटा देता हूँ। ये आप दोनों याद रखें, ये है जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट। अब मैं बात करता हूँ AP और HP की डायरेक्टली। तो AP और HP, तो AP में आप AM के लिए क्या लिखते थे, तो कि B इज इक्वल टू A प्लस C डिवाइड बाई 2। इसका मतलब है कि B A और C का आपके पास AM है, B है वो A और C का AM है। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला जो है उसमें से फॉर्मूला किसकी चाहिए हमें, 1/B की चाहिए, क्योंकि अगर ये B AM में है तो हमारे पास उसका रेसिप्रोकल किस में है, HP में है। ओके, तो यहाँ से मुझे रेसिप्रोकल चाहिए, तो 1/B वाली फॉर्मूला में यूज़ करूँगा। 2 इसके साथ डिनोमिनेटर में यहाँ पे लगा दूँ मैं, तो C प्लस A डिवाइड बाई 2AC बनेगा यहाँ पे 2AC। अब मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ यहाँ से, तो B की फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गई, B की फॉर्मूला आ गई 2AC अपॉन A प्लस C। यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल ले लिया इसका, तो इसका मतलब क्या है, तो हम HM के लिए क्या बोल सकते हैं, अगर B हमारा HM है तो HM दो टर्म्स के लिए हम यहाँ से ऐसा कुछ बता सकते हैं। ओके, हमारा HM क्या होगा, अगर B हमारा HM है दो टर्म्स के, HM की बात करता हूँ मैं दो टर्म्स के, यहाँ पे भी आपको A और C का HM लिया है दो टर्म्स के। यहाँ पे आपको पता है अगर 3 टर्म्स में यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे 3 आएगा, 4 टर्म्स यूज़ करता हूँ 4 आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी बन सकता है, बट आपको HM है वो दो टर्म्स के लिए ही फाइंड करने हैं। तो दो टर्म्स के लिए HM क्या बनेगा, यहाँ पे दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन इंटू 2 डिवाइड बाई दोनों टर्म्स का सम। ओके, यहाँ से HM आप इस तरह लिख सकते हो। ये सब फॉर्मूलाज HM और HP के लिए है। HP के लिए आपको क्या क्या याद रखना है ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। बाद में हम सेकंड वाला एग्जांपल है वो यहाँ से प्रूव कर देते हैं। ओके, उसमें आंसर हालांकि मान लीजिए AP और GP में ही बनेगा, कहीं आंसर HP में किसी बार यानी कि 10% प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर HP आए। ओके, बाकी आंसर है वो AP और GP में ही बनते हैं ऑलवेज। ओके, तो मान लेते हैं आगे कि आपको क्या दिया हुआ है, तो आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है। सेकंड वाला एग्जांपल है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास ये दिया हुआ है लेट n be a GP such that A4 by A6 इक्वल टू 1/4। आपको पहले तो ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे कि n आपके पास है वो GP में, उसका मतलब क्या है, an GP में, इसका मतलब है A1 अप टू an। जो आपके पास n टर्म्स दी हुई है वो आपकी GP में है, और A4 by A6 वो A4 और A6 यानी कि 4th टर्म और 6th टर्म का रेशियो हमको गिवन है 1/4, और दो टर्म का सम हमको यहाँ पे दिया हुआ है A2 प्लस A5 इज इक्वल टू 216। तो आपको यहाँ पे बताना है कि A1 फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा। ओके, आपके पास फर्स्ट टर्म जो है वो क्या होगा, आपको ऐसा बताना है यहाँ पे। तो फर्स्ट वाली टर्म है आपके पास क्या है, A4 है, तो A4 को हम लिख सकते हैं AR⁻3, और A6 को हम क्या लिख सकते हैं, AR⁵5। ये आपको पता है क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, तो क्या आपके पास ऐसा कुछ फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू A इंटू R⁻n−1। तो यहाँ से मैं आपको जो दिया हुआ है वहाँ पे पुट करता हूँ वैल्यू A4 की और A6 की। तो यहाँ पे बनेगा AR⁻3 और AR⁵5 इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, 1/4 गिवन है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि क्या यहाँ से हम निकाल पा रहे हैं R की वैल्यू, तो 1/r² बचता है हमारे पास। आप यहाँ से ऐसा बोलते थे कि जो बेस आपके पास सेम है और वो दोनों का आपको क्या लेना है, यहाँ पे वो दोनों रेशियो में है, तो आपके पावर का यहाँ पे क्या होगा, पावर आपका जो है वो सबट्रैक्ट होगा। न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर का पावर सबट्रैक्ट होगा, तो 3 - 5 -2 बनेगा। अगेन -2 एक्सपोनेंट हो तो आप क्या लिखते हैं, 1/r² लिखते थे। यहाँ पे 1/r² इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से मैं
बता सकता हूँ कि आर स्क्वायर की वैल्यू 4 है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4। तो आर की वैल्यू प्लस और माइनस 2 है। यहाँ पे आपको दोनों ही वैल्यू यहाँ पे मान लेनी है, प्लस और माइनस 2। आगे जाते हैं हम, आपको आगे क्या दिया हुआ है, a2 प्लस a5 का सम दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा क्या है, a1 आपको फर्स्ट टर्म पूछा है आपको। तो a2 और a5 का सम यहाँ पे दिया हुआ है 216। यहाँ से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहा हूँ क्या, देखते हैं। तो a2 का मतलब है ar और ar रेस टू 4, इसको हम बोलते थे a5 को। यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है ar। यहाँ से मैं ऐसा करूँ कि r की वैल्यू में कॉमन नहीं निकालता हूँ, r ऐसे ही रहने देता हूँ यहाँ पे। तो r प्लस ओनली a ही कॉमन निकालता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वैल्यू r की है, यहाँ पे प्लस और माइनस 2, वो वहाँ पे मैं पुट कर दूंगा डायरेक्टली। तो यहाँ से मैं ऐसा लिखता हूँ, r की वैल्यू 2 के लिए इस इक्वेशन में मैं r की वैल्यू 2 पुट करूँ तो r इक्वल टू पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से a, इसका मतलब कि फर्स्ट टर्म a1 यहाँ से निकलेगा तो क्या आएगा, तो a इंटू 2 प्लस 2 रेस टू 4 इज इक्वल टू 216। यहाँ पे क्या हो गया 2 रेस टू 4, इसका मतलब है 16। यहाँ पे बन जाएगा 16 प्लस 2 18। तो a इज इक्वल टू 216 डिवाइड बाई 18। दोनों में आप कट करो, यहाँ से क्या निकल के आएगा, 3 से कट करना तो 72 और डिवाइड बाई 18। ओके, यहाँ से निकलेगा आपके पास a की वैल्यू कितनी आएगी, 12 निकल के आएंगी। a की वैल्यू आएगी 12। आपके पास ऑप्शन है, उसमें आपको क्या दिया हुआ है, a है आपके पास 12 और 108 डिवाइड बाई 7। ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 7 एंड 54/7 और ऑप्शन डी नन दिया हुआ है। यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहाँ पे आप गलत भी हो सकते क्योंकि लास्ट आंसर आपको डी भी दिया हुआ है। अगर दोनों आंसर यहाँ पे नहीं आते हैं ए वाले, दूसरा आंसर क्या दिया हुआ ए में और करके, आपके पास 108 डिवाइड बाई 7 है। अगर वो जो आर यहाँ पे दूसरी वैल्यू -2 लेके नहीं मिलता है हमें, तो ये आंसर नन होगा। यहाँ पे आप क्या टिक कर पाओगे, तो नन। बट यहाँ पे मैं चेक करता हूँ आगे कि r इज इक्वल टू -2 लेके क्या आंसर ए मिलता है हमको। तो यहाँ से r इक्वल टू -2 की वैल्यू लेता हूँ इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से -2 प्लस -2 रेस टू पावर 4। तो यहाँ से निकलेगा -2 इंटू -2 रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू 216। तो यहाँ से 16 माइनस 2 14 बनेगा। 14 डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो a इज इक्वल टू 216 डिवाइड बाई 14। तो यहाँ से निकल के आता है 108 डिवाइड बाई 7। 2 से आप दोनों को कट कर दीजिए तो क्या बनेगा 108 डिवाइड बाई 7। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। दोनों ही वैल्यू हमारे पास आ गई। फर्स्ट टाइम आई 12 और सेकेंड टाइम क्या आई 108 डिवाइड बाई 7। ये दोनों ही वैल्यू a1 की हमारे पास यहाँ पे आ गई। ओके, तो ऐसे ही एग्जांपल्स आपके पास आगे है, आप उसको ट्राई कीजिए। ओके, अच्छे से ट्राई कीजिए। आपके पास ऑप्शन भी दिए हुए हैं। 8 तक के एग्जांपल्स आपको मैंने एक ग्रुप्स में एक फ़ोटो भेजी है, उसमें 8 तक के एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं। अगर नहीं होते आपसे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसका डिस्कशन करेंगे, बट आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो आपसे ये हो पाएंगे। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।